डियर स्टूडेंट्स, हमने लॉजिक पे लास्ट मिनट रिवीजन किया। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हमने लॉजिक चैप्टर पे कर लिए। हमने लास्ट मिनट रिवीजन मैट्रिसेस चैप्टर पे किए, जिसपे भी हमने मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस किए। आज अब हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जो कि बोर्ड एग्जाम में 9 मार्क्स का वेटेज है। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करने जा रहे हैं माय डियर स्टूडेंट्स। बुक पेन पेंसिल लेके रेडी रहिए। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है तो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। आप इस वीडियो को एंड तक बड़े ही केयरफुली और ध्यान से सुनिए, समझिए और प्रैक्टिस करिए। जितने टाइप के सम्स हम कराएंगे, ये सारे टाइप्स के सम्स की आप टेक्स्ट बुक ओपन करके कंटिन्यू प्रैक्टिस करिए। लेट अस स्टार्ट लास्ट मिनट रिवीजन chapter application of derivative. Find the equation of tangent and normal to the curve. Now, my dear students, पहले आपके कुछ कॉन्सेप्ट्स हम क्लियर करते हैं। ये होता है कर्व। ओके, सपोज ये कर्व है और ये आपका हो गया टेंजेंट। दिस इज टेंजेंट। तो नॉर्मल कैसा होगा? नॉर्मल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। नॉर्मल हमेशा टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है। ये एक बात याद रखिए। और ये जो पॉइंट हुआ, जिस पॉइंट पे ये टेंजेंट टच करके जाता है, ये पॉइंट ऑन द कर्व भी होगा, ये पॉइंट ऑन द टेंजेंट भी होता है, और ये पॉइंट ऑन द नॉर्मल भी होगा। ये आपका टेंजेंट है, ये आपका नॉर्मल है, और ये आपका कर्व है। इतनी बातें याद रखें ना। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ एनी टेंजेंट? किसी भी टेंजेंट का इक्वेशन क्या होता है? टेंजेंट का इक्वेशन होता है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स एक्स माइनस एक्स वन। ये आपके टेंजेंट का फॉर्मूला है। और नॉर्मल का इक्वेशन क्या होता है? नॉर्मल का इक्वेशन होता है, माय डियर स्टूडेंट्स, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू वन अपॉन डी वाई बाई डी एक्स। ओके, माइनस वन अपॉन डी वाई बाई डी एक्स। जो भी आपका डी वाई बाई डी एक्स है उसमें माइनस लगा, माइनस वन अपॉन डी वाई बाई डी एक्स एक्स माइनस एक्स वन। दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, एंड दिस ग्रीन वाला इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ना व्हाट इज एक्स वन वाई वन? ये एक्स वन वाई वन जो फॉर्मूले में बार बार आ रहा है, ये वाई वन है, ये एक्स वन है, ये वाई वन है, ये एक्स वन है। ये एक्स वन वाई वन क्या है? ये वाला पॉइंट है। देख रहे हैं आप? ये जो पॉइंट्स आपको दिख रहा है, दिस पॉइंट इज एक्स वन वाई वन। कौन सा? ये वाला पॉइंट। दिस पॉइंट इज एक्स वन कॉमा वाई वन, जो कि आपके कर्व पे भी है, आपके कर्व पे भी है, आपके टेंजेंट पे भी है, और आपके नॉर्मल पे भी है। इज दिस क्लियर? अगर आपका इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको ये सम अच्छे से समझ में आएगा। So this is the formula for equation of normal. This is the formula for equation of tangent. इस क्वेश्चन में हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पूछा है और नॉर्मल पूछा है। मैंने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल के दोनों के फॉर्मूले दे दिए। लेट अस स्टार्ट नाउ। व्हाट इज डी वाई बाय डी एक्स? यहाँ पे डी वाई बाय डी एक्स क्या होता है? डी वाई बाय डी एक्स को बोला जाता है, माय डियर स्टूडेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट। ये याद रखिए, स्लोप ऑफ टेंजेंट। इज दिस क्लियर? इतना याद रखिए। अब ये डी बाई डी एक्स कैसे मिलता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे मिलेगा? तो किसी भी टेंजेंट का स्लोप निकालने के लिए आपको सिंपल सा काम करना है। आपको डिफरेंशिएट करना है इक्वेशन ऑफ कर्व को। जो कर्व का इक्वेशन है उसको आप डिफरेंशिएट कर दो, मतलब उसका क्या कर लो, उसका डेरिवेटिव ले लो। सिंपल सी बात है। जो भी इक्वेशन ऑफ कर्व दिया है, आप उसका डेरिवेटिव ले लो। यही डेरिवेटिव ऑफ इक्वेशन ऑफ कर्व is called as slope of tangent. Is this clear? चलिए, ये तो मैंने आपके कंसेप्ट क्लियर कर दिए। होप दैट आपके टेंजेंट और नॉर्मल के अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो जितनी बातें हमने बताई इतनी ध्यान से रखें ना। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ कर्व? 2x² प्लस 3y² इक्वल टू 5। मैंने बोला इसका डेरिवेटिव लो, तो डेरिवेटिव ले लो। 2x² का डेरिवेटिव 2x, 3y² का डेरिवेटिव 2y dy बाई dx, और 5 का डेरिवेटिव 0। तो ये आपने डेरिवेटिव लिया, उसको सॉल्व किया तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया? माइनस फोर एक्स अपॉन सिक्स वाई। इज दिस क्लियर? ये आपका आ गया माय डियर स्टूडेंट। दिस इज कॉल्ड एज
स्लोप ऑफ टेंजेंट। ये स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया ना। अब हमारा यहाँ पे देखो क्वेश्चन में एक पॉइंट दिया है एट वन वन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एट वन वन? ये एक्स वन वाई वन है ना, यही आपका वन वन है। तो आप क्या करेंगे, आप ये जो एक्स दिख रहा है, इस एक्स की जगह पे वन डालेंगे और इस वाई की जगह पे वन डालेंगे, तो आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट एट वन वन आ जाएगा। सो आप नेक्स्ट लाइन में पढ़िए, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट वन वन इज dy बाई डी एक्स। यहाँ पे नीचे आपको वन वन लिखना है, dy बाई डी एक्स, यहाँ ब्रैकेट में वन वन इज इक्वल टू -4 × 1 6 × 1। तो आपको क्या आएगा माय डियर स्टूडेंट्स, -4/6, सॉल्व किया -2/3। तो ये आपको आ गया स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट वन वन इज -2/3। नाउ एक बार स्लोप मिल गया टेंजेंट का, तो व्हाट इज द इक्वेशन? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज y माइनस वाई वन इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स एक्स माइनस एक्स वन। तो y माइनस वाई वन dy बाई डी एक्स एक्स माइनस एक्स वन। तो यहाँ मैं जो वाई वन बोल रहा हूँ वहां पे ये लोग ने b बोला है, और x जो मैं बोल रहा हूँ उसको ये लोग ने, देखो ना, y माइनस वाई वन। अगर आपको ये नहीं समझा तो आप सिंपली यहाँ पे a और b बोला है, आप इसके जगह पे ऐसा भी लिख सकते हो, y माइनस वाई वन इज dy बाई डी एक्स एक्स माइनस एक्स वन। तो ये जो वाई वन है उसी को ये लोग b बोल रहे हैं, और ये जो एक्स वन है उसी को इन्होंने a बोला है। इज दिस क्लियर? तो आप फॉर्मूले में डाल देंगे, यू विल गेट y माइनस, व्हाट इज वाई वन, दैट इज वन, dy बाई डी एक्स तो अभी अभी आपने कैलकुलेट किया, दैट इज -2/3 एक्स माइनस एक्स वन। नाउ ये जो आपका इक्वेशन है, आप इससे क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। आप देखिए आपका ये इक्वेशन पहले हो गया, y माइनस वन इक्वल टू -2/3 एक्स माइनस वन। नाउ ये थ्री कहाँ चला जाएगा, ये थ्री ये साइड में चला जाएगा, यू विल गेट 3 टाइम्स y माइनस वन इज इक्वल टू -2 टाइम्स एक्स माइनस वन। इज दिस क्लियर? एंड आफ्टर सॉल्विंग आपको मिलेगा 2x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0। दिस इज कॉल्ड एज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ऑब्जेक्ट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट समझ गया होगा। नाउ व्हाट इज स्लोप ऑफ नॉर्मल? अभी अभी हमने आपको बताया था, स्लोप ऑफ नॉर्मल इज -1/dy/dx। इज दिस क्लियर? तो -1 अपॉन व्हाट इज dy/dx? dy/dx था आपका -2/3, तो माइनस माइनस गेट कैंसल, और ये थ्री ऊपर चला जाएगा, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल आ जाएगा 3/2। अब देख सकते हैं स्लोप ऑफ नॉर्मल 3/2 आ गया माय डियर स्टूडेंट्स। आफ्टर दैट वही आपका फॉर्मूला, y माइनस वाई वन इज -1 अपॉन dy बाई डी एक्स एक्स माइनस एक्स वन। वापस वही सेम चीज, इन्होंने y1 की जगह पे b बोला है और x1 की जगह पे a बोला है। आप यहाँ पे वैल्यू डाल दो, यू विल गेट y माइनस वन इज -1/3/2 एक्स माइनस। ओके, नाउ ये टू वो साइड चला जाएगा, यू विल गेट 2 टाइम्स y माइनस वन इज -1/3 टाइम्स, सॉरी माय डियर स्टूडेंट्स, ये टू ऊपर चला जाएगा सबसे पहले, तो यू विल गेट y माइनस वन इज -2/3 एक्स माइनस। इज दिस क्लियर? तो ये थ्री ये साइड आ जाएगा, सो यू विल गेट 3 टाइम्स dy बाई डी एक्स क्या था, एक मिनट, dy बाई डी एक्स था हमारा -2/3। ओके ओके ओके, रेक्टिफाई, लेट्स रेक्टिफाई। देखिए क्या आ जाएगा, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू -1/dy बाई डी एक्स एक्स माइनस एक्स। ओके, तो y माइनस वन इज -1 अपॉन व्हाट इज dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स -2/3 था x माइनस वन। तो यू विल गेट y माइनस वन, माइनस माइनस गेट कैंसल, ये थ्री ऊपर आ जाएगा, 3/2 एक्स माइनस वन। सो फाइनली ये टू ये साइड आ जाएगा, 2 टाइम्स y माइनस वन इज 3 टाइम्स एक्स माइनस वन, और इसको आप सॉल्व करोगे,
Finally, you will get 3x minus 2y minus 1 is 0. So hope that my dear students, आपको फर्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझा होगा, दैट इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट 1 1. सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ x सच दैट फंक्शन इज इंक्रीजिंग. तब फंक्शन को इंक्रीजिंग बोलते हैं. हम फंक्शन को इंक्रीजिंग तब बोलते हैं जब f डैश x ग्रेटर देन 0 हो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r. तो देखो आपको f ऑफ x दिया है, आपने f डैश x निकाला. f डैश x इक्वल टू f डैश x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए. तो ये f डैश x निकाला. f ऑफ x क्या था देख सकते हैं आप, 2x क्यूब का डेरिवेटिव होगा 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2x, x का डेरिवेटिव होगा 1 और 7 का हो जाएगा 0. सो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको एफ डेस एक्स आएगा 6x स्क्वायर माइनस 30x माइनस 144. टेक 6 कॉमन लोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24 विच इज ग्रेटर देन 0. तो ये 34 का एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24 माइनस 24. 24 को फैक्टराइज करो, 24 का फैक्टर होगा 8 3 जा 24, माइनस 8 प्लस 3. तो आपके फैक्टर्स आ जाएंगे x प्लस 3 x माइनस 8. ये 6 अपॉन में आके 0 हो जाएगा. देन यू विल गेट two factors x plus 3 x minus 8 should be greater than 0. Now there is a, this is a formula very important. A b greater than 0, उसका मतलब a greater than 0 and b greater than 0 or a less than 0 or b less than 0. So my dear students, x plus 3 x minus 8 greater than 0. ये a है, ये b है, a b greater than 0. So there are two cases, both greater than 0 और both less than 0. यहाँ पे आपका केस 1 बनेगा x प्लस 3 ग्रेटर देन 0 x माइनस 8 ग्रेटर देन 0 और केस 2 बनेगा x प्लस 3 लेस देन 0 x माइनस 8 लेस देन 0. तो जब आप इसे सॉल्व करोगे यू विल गेट x ग्रेटर देन माइनस 3 x ग्रेटर देन 8. यहाँ पे आएगा x लेस देन माइनस 3 x लेस देन 8. तो जब यहाँ पे आप रियल लाइन ड्रॉ करोगे, ये माइनस 3 ये 8 हो गया, x लेस देन माइनस 3 मतलब ये हुआ, x ग्रेटर देन 8 मतलब ये हुआ. तो देयर इज नो कॉमन रीजन. ये केस जो 1 है वो डिस्कार्ड हो गया, मतलब नॉट पॉसिबल. केस 2 में आइए, आप देख सकते हैं ये रियल लाइन है, ये माइनस 3 ये 8. x लेस देन माइनस 3 का मतलब ये हो गया, x लेस देन 8 का मतलब ये हो गया. सो माय डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं केयरफुली कि माइनस 3 के लेफ्ट साइड का पोर्शन कॉमन आया, माइनस 3 के लेफ्ट साइड का पोर्शन कॉमन आया. तो क्या आ जाएगा आपका आंसर, माइनस इंफिनिटी से माइनस 3. इज दिस क्लियर? यहाँ पे क्या था, अच्छा यहाँ पे x ग्रेटर देन माइनस 3 था. ओके ओके माय डियर स्टूडेंट्स, केस 1 को वापस जरा देख लेते हैं हम लोग केयरफुली. केस 1 में लिटिल बिट सिली मिस्टेक हो गया. केस 1 क्या था, केस 1 था x ग्रेटर देन 3. केस 1 लिटिल बिट, लेट अस रिवाइज. x plus 3 greater than 0, x minus 8 greater than 0, x greater than minus 3, x greater than 8. ओके, तो ये हो गया माइनस 3, ये हो गया 8. ग्रेटर देन माइनस 3 मतलब राइट साइड में है, यस. और ग्रेटर देन 8 का मतलब 8 के बाद. तो आप देख सकते हैं 8 से राइट साइड में जा रहा है, दिस साइड. ओके, तो कहाँ तक जा रहा है, इंफिनिटी तक. तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 8 कॉमा इंफिनिटी. So 8 comma infinity and minus infinity minus 3. So what is the final answer? Minus infinity to minus 3 union 8 to infinity. So my dear students, इस तरह से आप carefully इस सम को सॉल्व करेंगे. केस 1 एंड केस 2. तो केस 1 में से आया 8 टू इंफिनिटी, केस 2 में आया माइनस इंफिनिटी से माइनस 3. तो फाइनल आंसर आएगा दोनों का यूनियन. होप दैट आपको ये सम अच्छे से समझ में आया होगा. प्रोसीड टू थर्ड सम. डिटरमाइन मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू. तो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप मैक्सिमम एंड मिनिमा का, कि आप सबसे पहले एफ ऑफ एक्स करो, फिर आप उसका डेरिवेटिव निकाल लो एफ डैश एक्स. थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है माय डियर स्टूडेंट्स, आप डबल डेरिवेटिव भी निकाल लो. फोर्थ स्टेप में आपको एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 लेके सॉल्व करना है. एंड टू फाइंड
वैल्यू ऑफ एक्स। सॉल्व करके आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। फिफ्थ स्टेप में आपको एफ डबल डैश, ये जो एक्स की वैल्यू आई, समझो एक्स की वैल्यू आती है ए, तो आपको एफ डबल डैश ए निकालना है। और सिक्स स्टेप में आपको चेक करना है कि एफ डबल डैश ए ग्रेटर देन जीरो आ रहा है कि लेस देन जीरो। अगर ग्रेटर देन जीरो आया तो आप उसे मिनिमम बोलेंगे, और अगर लेस देन जीरो आया तो आप उस पॉइंट पे मैक्सिमम बोलेंगे। इज दिस क्लियर? सो दीज आर द स्टेप्स जो पीयूष सर ने आपको जड़ी बूटी दे दी है। दिस इज द टेक्निक्स। यही स्टेप्स को पकड़ के आप मैक्सिमम मिनिमम के सम्स करते चले जाओ। चलो ध्यान दो, ये आपका एफ ऑफ एक्स हो गया, आपका एफ डैश एक्स हो गया। देखो ये एफ ऑफ एक्स तो स्टेप वन हो गया। एफ डैश एक्स मतलब इसका डेरिवेटिव निकालोगे, इसका डेरिवेटिव ये आ गया, एफ डैश एक्स हो गया। आप देख सकते हैं एफ डबल डैश एक्स, तो स्टेप टू थ्री भी हो गया। होप दैट आपको समझा होगा क्या क्या किया हमने। आफ्टर दैट माय डियर स्टूडेंट्स, स्टेप फोर, एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो। देखो एफ डैश एक्स जीरो, एफ डैश एक्स क्या है, सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस फोर्टी टू एक्स प्लस थर्टी सिक्स इक्वल टू जीरो। अब आप इसको क्या करोगे, सिक्स कॉमन ले लो। सिक्स कॉमन लिया, सिक्स कॉमन लेके सॉल्व किया। फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको फैक्टराइज किया, आपको दो फैक्टर मिले। सिक्स उधर गया, एक्स की वैल्यू आई वन, एक्स की वैल्यू आई सिक्स। तो आप कौन से स्टेप तक पहुंच गए, आपका स्टेप फोर हो गया। एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो लेना था, सॉल्व करना था, आपको एक्स की वैल्यू मिलेगी। हमें एक्स की वैल्यू मिल गई, एक्स इक्वल टू वन, एक्स इक्वल टू सिक्स। अब आपको क्या करना है, स्टेप फाइव पे जाना है। दैट इज आपको एफ डबल डैश ए फाइंड करना है। तो यहाँ पे अब आपको मेंशन करना है कि आप x की कौन सी वैल्यू ले रहे हो। तो हम लोग यहाँ पे मेंशन करेंगे कि फॉर x इक्वल टू वन, डबल डेरिवेटिव में एफ डबल डैश वन निकाला। ध्यान से देखिए, ये आपका है ना एफ डबल डैश, इस एफ डबल डैश में x की जगह क्या डालना है आपको, आपको x की जगह वन डालना है। तो ट्वेल्व इंटू वन माइनस फोर्टी टू। तो जब सॉल्व करोगे तो आपको एफ डबल डैश वन क्या आ रहा है हमारी डियर स्टूडेंट्स, एफ डबल डैश वन माइनस थर्टी आया, जो कि लेस देन जीरो है। मैंने अभी अभी आपको बताया कि अगर एफ डबल डैश लेस देन जीरो आएगा तो हम मैक्सिमम बोलेंगे। तो आप देख सकते हो एफ डबल डैश वन लेस देन जीरो आया, तो क्या आया यहाँ पे, एफ ऑफ एक्स अटेन मैक्सिमम वैल्यू एट विच पॉइंट, जब एक्स को वन डाला तो मैक्सिमम पॉइंट, मैक्सिमम आया। अब आपको क्या फाइंड करना है माय डियर स्टूडेंट, मैक्सिमम वैल्यू। दैट इज योर स्टेप नंबर सेवन, फाइंड मैक्सिमम और मिनिमम जो भी आता है वैल्यू फ्रॉम स्टेप वन। आपको स्टेप वन से फाइंड करना है। स्टेप वन का मतलब क्या हुआ, स्टेप वन का मतलब हुआ माय डियर स्टूडेंट्स कि आपका जो इक्वेशन है वो दैट इज एफ ऑफ एक्स, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर वन। यहाँ से आपको मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू आएगी। तो आपको क्या करना है माय डियर स्टूडेंट्स, आपको ये जो एक्स की वैल्यू वन है, इस एक्स की वैल्यू को वन को एफ ऑफ एक्स में डाल देना है। कहाँ डाल देना है, ध्यान से सुनिएगा, कहाँ डाल देना है, एफ ऑफ एक्स में। जैसे ही आप एफ ऑफ एक्स में डालेंगे, मतलब एक्स की जगह पे वन डालोगे और इसको सॉल्व करोगे, आपको एफ ऑफ वन मिलेगा। देखिए व्हाट इज एफ ऑफ वन, आपको एफ ऑफ वन आया माइनस थ्री। तो फाइनली आपको पता चल गया कि आपकी मैक्सिमम वैल्यू जो है, आपका जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या है, वो है माइनस थ्री। कभी जब एक्स को वन डाला तो जब एक्स को वन डाला, माय डियर स्टूडेंट्स, जब आपने x को वन डाला तो आपको मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गया, माइनस थ्री। ये तो आपने x इक्वल टू वन के लिए किया। सिमिलरली अब आपको किसके लिए करना है, सेम वर्क आप x इक्वल टू सिक्स के लिए करेंगे। फिर से डबल डेरिवेटिव में डाला, डबल डेरिवेटिव मतलब एफ डबल डस एक्स में, एफ डबल डस एक्स में एक्स की जगह सिक्स डाला, तो एफ डबल डस सिक्स क्या आ गया, थर्टी आ गया। और ये क्या है, ये ग्रेटर देन जीरो आया। ग्रेटर देन जीरो का मतलब क्या होता है हमारे डियर स्टूडेंट्स, मिनिमम। तो आपको इतना तो पता चल गया कि x इक्वल टू सिक्स पे मिनिमम है, बट वो मिनिमम वैल्यू कितनी होगी। तो आपको क्या करना है, आपको ये x इक्वल टू सिक्स को इक्वेशन नंबर वन में डालना है, मतलब एफ ऑफ एक्स में डालना है। तो आपको एफ ऑफ सिक्स मिल गया माय डियर स्टूडेंट्स, माइनस वन ट्वेंटी एट। तो फाइनली आपका आ गया मिनिमम वैल्यू माइनस वन ट्वेंटी एट जब x इक्वल टू सिक्स होगा। So this is 4 marks problem. Solve this type of sums.
all these types of sums are very very important sums. My dear students, hope that आपको ये सारे sums अच्छे से समझ में आए होंगे. Proceed to question number 4. Divide number 20 in two parts such that their product is maximum. आपको 20 को दो पार्ट में डिवाइड करना है. So my dear student, आप पहला पार्ट x ले लो और दूसरा पार्ट 20 माइनस x ले लो. फॉर एग्जाम्पल जैसे 20 है, अगर मेरे को बोलते हो सर मैं पहला पार्ट 3 लेता हूँ, तो दूसरा पार्ट क्या होगा? 20 माइनस 3 दैट इज 17 ना. तो अगर पहला x लोगे तो दूसरा पार्ट क्या होगा? 20 माइनस x. तो अगर आप इस तरह से करते हो तब आपको y लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी. लेकिन अगर आपने y ले लिया, क्या ले लिया? y. तो पहला पार्ट x है, दूसरा पार्ट y है, तब आपको इतना पता होना चाहिए कि x प्लस वाई 20 आएगा, क्योंकि x और y 20 के दो पार्ट्स हैं, तो x और y को ऐड करोगे तो 20 आएगा. So what is y? Y is 20 minus x. तो अगेन y की वैल्यू आ गई 20 minus x. तो डायरेक्ट आप x और 20 minus x डायरेक्ट ले लो या x y लोगे तो आपको पता होना चाहिए कि y की वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है. इज दिस क्लियर एवरीवन? तो x और y लिया, यू विल गेट x plus y is 20 and y is 20 minus x. तो दो पार्ट, एक x हो गया और दूसरा y हो गया जो कि 20 minus x है. नाउ ये दोनों पार्ट का प्रोडक्ट मैक्सिमम होना चाहिए. व्हाट इज द प्रोडक्ट? x इंटू वाई हो गया. x, व्हाट इज y? y की वैल्यू है 20 माइनस x. तो आपका प्रोडक्ट आ गया x इंटू 20 माइनस x. अब ये मैक्सिमम किसको बोला गया है? ये मैक्सिमम वर्ड यूज किया गया है प्रोडक्ट को. तो ये जिसके लिए मैक्सिमम वर्ड यूज किया गया है वही आपका फंक्शन होगा. तो यहाँ पे मैक्सिमम वर्ड प्रोडक्ट के लिए यूज किया गया है, तो प्रोडक्ट आपका फंक्शन होगा. तो यहाँ पे आपको क्या करना है? यहाँ आपको लिखना है लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू 20 माइनस एक्स. इज दिस क्लियर? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका एफ ऑफ एक्स आ गया माय डियर स्टूडेंट्स, एक्स इंटू वाई दैट इज एक्स इंटू 20 माइनस एक्स. और जब इसको ब्रैकेट ओपन करोगे यू विल गेट 20 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर. यह आपका हो गया एफ ऑफ एक्स. और एक बार एफ ऑफ एक्स आ गया तो मैक्सिमम मिनिमा के लिए मैंने आपको स्टेप्स बताए. एफ डैश एक्स निकालो, एफ डबल डैश एक्स निकालो, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 लेके सॉल्व करो, आपको एक्स की वैल्यू आई. आप डबल डेरिवेटिव निकालो, उसमें एक्स की जगह पे क्या डालो? एक्स की जगह पे 10 डालो, -2 आया जो कि 0 से छोटा है. 0 से छोटा आया उसका मतलब क्या हो गया? वो मैक्सिमम हो गया. कौन से पॉइंट पे मैक्सिमम हो गया? व्हेन एक्स इज 10. एक्स की वैल्यू 10 आई तो हमने लिखा था ना x प्लस वाई इज 20. तो x के प्लेस पे 10 डालो, 10 प्लस वाई इज 20. y की वैल्यू आ गई 20 माइनस 10 दैट इज 10. तो x की वैल्यू 10, y की वैल्यू 10 एंड प्रोडक्ट इज मैक्सिमम. ये तीनों पार्ट प्रूव हो गया. तो होप दैट आपको ये सब अच्छे से समझा होगा. डू मोर प्रैक्टिस. 20 के जगह पे आप 100 लेके प्रैक्टिस करो, 80 लेके प्रैक्टिस करो, 60 लेके प्रैक्टिस करो. इस तरह से सम डिफरेंट डिफरेंट लेके आप इसकी प्रैक्टिस करो. सॉल्यूशन यही रहेगा, सेम. ठीक है? एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा नंबर चेंज हो सकते हैं. लेट अस प्रोसीड टू द नेक्स्ट. The total cost of producing X unit is this and price is this per unit. यहाँ पे देख सकते हो जो प्राइस है वो पर यूनिट है और ये जो कॉस्ट है वो टोटल है. तो ये टोटल कॉस्ट है बट प्राइस तो 1 यूनिट का ही है. फॉर व्हाट यूनिट इज द प्रॉफिट इज मैक्सिमम? आपको बोला गया प्रॉफिट इज मैक्सिमम. वापस ये मैक्सिमम मिनिमा का सम है और प्रॉफिट को मैक्सिमम बोला गया है. चलो लेट अस सी. यहाँ पे एक्स क्या है? एक्स यूनिट्स है. तो लेट नंबर ऑफ यूनिट बी एक्स. नाउ व्हाट इज द सेलिंग प्राइस? ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन. सेलिंग प्राइस माय डियर स्टूडेंट्स, जो आपको सेलिंग प्राइस दिया गया है वो 1 यूनिट का दिया गया है. तो सेलिंग प्राइस ऑफ 1 यूनिट इज 180 माइनस एक्स. कितने यूनिट है? एक्स यूनिट. एक्स यूनिट का सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स यूनिट इज एक्स इंटू दिस, क्योंकि ये 1 यूनिट का वन, देखो 1 यूनिट का 180 माइनस एक्स है. 1 यूनिट का एक्स यूनिट का कितना हो जाएगा? x इंटू 180 माइनस एक्स. यस और नो? इज दिस क्लियर एवरीवन? चलो वेरी गुड. तो आपको सेलिंग प्राइस x यूनिट का ये आ गया.
आपको कॉस्ट प्राइस तो टोटल दिया है, ये आपका कॉस्ट प्राइस हो गया। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज द प्रॉफिट? यू नो दैट प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो ये आपका आपका ये सेलिंग प्राइस है, जो सब्स्टिट्यूट करो, दिस इज सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ब्रैकेट ओपन किया, ये आपको प्रॉफिट मिल गया। चलो, ये प्रॉफिट मिल गया। अब प्रॉफिट को हमें क्या प्रूफ करना है? हमें प्रूफ करना है कि प्रॉफिट मैक्सिमम हो। तो प्रॉफिट मैक्सिमम मतलब कैसे करोगे? मैक्सिमम मिनिमम के स्टेप्स। तो आप सबसे पहले प्रॉफिट का डेरिवेटिव निकालेंगे, फिर डबल डेरिवेटिव निकाला, फिर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को जीरो लिया, दैट इज डी पे बाई डी एक्स को जीरो लिया। आपको एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 30। फिर ये एक्स की वैल्यू जो 30 आई, वो आपको कहाँ डालना होता है? ये एक्स की वैल्यू जो 30 आई माय डियर स्टूडेंट्स, इसको डबल डेरिवेटिव में डालना होता है। पर डबल डेरिवेटिव खुद ही कांस्टेंट है। तो व्हेन एक्स इज 30, ध्यान दीजिएगा, व्हेन एक्स इज 30, जब एक्स की वैल्यू 30 लिया, तो डबल डेरिवेटिव -4 का -4 ही है। क्योंकि अगर ये -4x होता तब आप -4 इंटू 30 करते, बट x है ही नहीं। तो जब फॉर x इक्वल टू -30, डबल डेरिवेटिव -4 है, जो कि लेस देन जीरो है। और लेस देन जीरो का मतलब क्या हो गया? प्रॉफिट इज मैक्सिमम। होप दैट आपको ये सब समझा होगा कि हमें किस तरह से मैक्सिमम या मिनिमम प्रूफ करना है। तो मैंने मैक्सिमम मिनिमम पे आपको 3 डिफरेंट सम कराए। एक कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस से रिलेटेड था, एक डिवाइड नंबर 20 इन टू पार्ट्स था, और एक आपको फंक्शन दिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। फाइंड द प्राइस if marginal revenue is 28 and elasticity of demand is 3. So there is a formula: marginal revenue is equal to average revenue into 1 minus 1 upon elasticity of demand. बट यहाँ पे एवरेज रेवेन्यू की जगह पे वर्ड क्या दिया गया है? प्राइस। तो आप याद रखिए माय डियर स्टूडेंट्स, नोट डाउन कि एवरेज रेवेन्यू को हम प्राइस भी बोल सकते हैं। एवरेज रेवेन्यू को ही प्राइस बोला जाता है। तो मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस इंटू 1 - 1 अपॉन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये फॉर्मूला कन्वर्ट होके इस तरह से बन गया ना। आप देख सकते हैं, आपको मार्जिनल रेवेन्यू 28 दिया गया है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 3 दिया गया है। तो मार्जिनल रेवेन्यू की जगह पे 28, प्राइस मतलब एज इट इज 1 - 1 अपॉन 3। और आप इसे सॉल्व करेंगे। आप सॉल्व करने के बाद आपको प्राइस आ जाएगा 42 रुपीज। होप दैट आपको ये सब समझा होगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट सम फॉर ऑब्जेक्टिव पर्पज। इज दैट क्लियर? तो इस तरह के सम्स आप करिए। इसमें मार्जिनल रेवेन्यू दिया है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दिया है, प्राइस पूछा है। एग्जाम में प्राइस और मार्जिनल रेवेन्यू देगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पूछेगा। इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट दे के कुछ डिफरेंट पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। आपको डिमांड दिया गया है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पूछा है। तो देयर इज नेक्स्ट फॉर्मूला: इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज -P/D इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिमांड विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है माय डियर स्टूडेंट्स। नाउ आपको डिमांड दिया है, डी दिया है 50 माइनस 3p माइनस पी स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं, आप फॉर्मूले में क्या है? डी डी अपॉन पी, डीपी। तो आपको डिमांड का डेरिवेटिव लेना है विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस। तो सबसे पहले आप डी डी अपॉन डीपी निकालो। सो देयर फोर डी डी अपॉन डीपी, उसका मतलब क्या है? डी अपॉन डीपी ब्रैकेट 50 माइनस 3p माइनस पी स्क्वायर। तो आप डेरिवेटिव लोगे तो 50 का 0 हो गया, पी का 1 हो गया, और पी स्क्वायर का 2p। तो वी गेट -3 - 2p। ये आ गया आपका डी डी अपॉन डी पी। आप देख सकते हैं, यहाँ पे आया डी डी अपॉन डी पी। ये आपको आ गया। ये आपका फॉर्मूला है। नाउ माइनस पी, अब ये फॉर्मूले में पुट करेंगे। इस फॉर्मूले में हम पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे? ध्यान से देखो। चलो माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपको डी दिया हुआ है, तो डी के प्लेस पे क्या लिखोगे? ये डी के प्लेस पे लिखा, देख लिया, 50 माइनस 3p माइनस पी स्क्वायर, माइनस पी एज इट इज। और ये डी डी बाई डी पी जो है, वो हमने कैलकुलेट किया था -3/-2p, वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया। होप दैट समझा होगा। चलो लेट्स कंटिन्यू। अब क्या करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स? अब इसको केयरफुली सॉल्व करोगे, तो यू विल गेट
ये माइनस पी का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट में हो जाएगा, तो यू विल गेट 3p प्लस 2p स्क्वायर अपॉन दिस। नाउ प्राइस दिया है, चेक करो यहाँ पे प्राइस कितना दिया है 2, तो सब्स्टिट्यूट p इक्वल टू 2, तो p की जगह पे 2 डाल दो, तो आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आ गया 7/20। कितना आ गया? 7/20। और ये 7/20 जो है माय डियर स्टूडेंट्स, 7/20 इज 0 पॉइंट समथिंग, यस और नो? 7/20 क्या है? 0 पॉइंट समथिंग। तो व्हाट इज द आंसर? आप देख सकते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपने सॉल्व किया, यू विल गेट 7/20, 2 7 जा 14, 2 20 जा, तो द आंसर इज डिमांड इज इन इलास्टिक। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 7/20 आया, जो ग्रेटर देन जीरो है बट लेस देन वन है। क्या है? लेस देन वन है, तो इसके लिए ये क्या हो गया? इन इलास्टिक हो गया। प्रोसीड टू द नेक्स्ट सम। फाइंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट सम। फाइंड एमपीसी, एमपीएस, एपीसी, एपीएस। आपको ईएचसी दिया गया है माय डियर स्टूडेंट्स। नाउ आपको सबसे पहले फोर फॉर्मूलेज हैं, वो हम आपको बता देते हैं। आपको ए पी सी बोलेगा। ए का मतलब होता है एवरेज, इतना याद रखो। ए का मतलब क्या होता है? एवरेज। और एवरेज का मतलब होता है डिवाइड। किसको डिवाइड करना है? आपको ई एट सी को डिवाइड करना है। किससे? तो आपको देखना है ई ऑफ सी कौन से टर्म्स में है? एक्स के टर्म्स में है, तो ई एट सी डिवाइड बाय एक्स। होप दैट आपको समझ गया होगा। इज दिस क्लियर? एक बार आपको एपीसी मिल गया माय डियर स्टूडेंट्स, तो एपीसी प्लस एपीएस 1 होता है, तो यहाँ से आपको एपीएस की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस एपीसी। तो दिस इज एपीएस का फॉर्मूला एंड दिस इज एपीसी का फॉर्मूला। थर्ड होता है एमपीसी। एम का मतलब होता है माय डियर स्टूडेंट मार्जिनल। अब मार्जिनल वर्ड जो है वो डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करता है। किसको? डेरिवेटिव। तो जब भी एम दिखे मतलब मार्जिनल दिखे, तभी आप डी बाय, अब अपॉन में क्या लिखोगे? अपॉन में आपको ये देखना है कि आपका क्वेश्चन एक्स के टर्म्स में है कि आई के टर्म्स में। एक्स के टर्म्स में है, तो आपका आएगा डी अपॉन डी एक्स। और किसका डेरिवेटिव लेना है? यही ईसी का जो क्वेश्चन है। और एक बार एमपीसी आ गया, तो वापस वही सेम फॉर्मूला, एमपीसी प्लस एमपीएस 1 होता है, तो यहाँ से आपको एमपीएस आ जाएगा 1 माइनस एमपी एमपीसी। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। लेट्स कंटिन्यू। ये आपको ई एच सी दिया है, आपका एमपीसी। व्हाट इज एमपीसी? अभी हमने आपको बताया, देखिए एमपीसी का फॉर्मूला, डेरिवेटिव लेना है इसी का, तो डी अपॉन, अभी यहाँ पे आई दिया है, क्वेश्चन में एक्स मैंने लिखा है, तो आप एक काम करता हूँ, मैं इसको आई बना देता हूँ माय डियर स्टूडेंट्स, जिससे आप कंफ्यूज ना हो जाओ। लेट अस मेक इट आई। अगर एग्जाम में एक्स आया तो आप एक्स लिखो, अगर एग्जाम में आई आया तो आई लिखो। अभी फिलहाल सॉल्यूशन में आई है, इसके लिए हमने इसको आई कर दिया। तो 0.0003 आई स्क्वायर प्लस 0.075 आई, आई की वैल्यू दी है, तो डेरिवेटिव ऑफ इसी विथ रिस्पेक्ट टू आई। तो आपको क्या करना है? आपको इसका इसी का डेरिवेटिव लेना है। तो आई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? आई स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2i, आई का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, तो क्या आएगा? 0.003 इंटू 2i प्लस 0.075 इंटू 1, क्योंकि उसका डेरिवेटिव 1 हो गया ना, लिखने की जरूरत नहीं है। इफ यू वांट यू कैन राइट इंटू 1, यू विल गेट एमपीसी इज, ये 2 का मल्टीप्लाई कर दो माय डियर स्टूडेंट्स, तो यू विल गेट 0.0006 आई, ओके, प्लस 0.075, ये आ गया आपका एमपीसी। नाउ अब आई की वैल्यू कितनी दी है? क्वेश्चन को ध्यान से देखो। आई की वैल्यू दी गई है 1000। आई की वैल्यू कितनी दी गई है? 1000। तो ये जो आई है, इसके प्लेस पे आप क्या डाल दिए? ये आई के प्लेस पे आप डालोगे 1000। इज दिस क्लियर? 0.0006 1000
प्लस 0.075। तो जब इसका मल्टीप्लाई 1000 में करोगे तो 0.6 हो जाएगा। तो 0.6 प्लस 0.075, फाइनली एमपीसी की वैल्यू आ गई 0.675। यहाँ पे आपको 1 मार्क मिलेगा। Now what is MPS? We know that MPC plus MPS is 1. So 0.675 plus MPS is 1. So what is MPS? यहाँ से आपको मिलेगा MPS is 1 minus 0.675. Now my dear students, 1 में से माइनस करना बहुत टीडियस होता है, बट मैं आपको एक शॉर्टकट दे रहा हूँ। ध्यान से देखिए कैसे लिखने का। 1 में से माइनस करोगे 0 लिखो। 6 में कौन सा नंबर ऐड करोगे कि 9 होएगा? 3। 7 में कौन सा नंबर ऐड करोगे कि 9 आएगा? 2। और लास्ट डिजिट में कौन सा नंबर ऐड करोगे कि 10 होएगा? 10, 5। तो आंसर आ गया 0.325। देखो एमपीएस का आंसर आ गया 0.325। तो ये मैंने आपको कैलकुलेशन का ट्रिक बताया। ओरली आप 1 में से माइनस करके लिख सकते हो। चलो नेक्स्ट एपीसी। अब व्हाट इज एपीसी का फॉर्मूला? ई एट सी डिवाइड बाय आई। तो आप देख सकते हो माय डियर स्टूडेंट्स, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ये ई एट सी हो गया, ये हो गया ई एट सी। ओके, इसको डिवाइड करना है आई से। किससे? आई से। चलो लेट्स कंटिन्यू। कैसे डिवाइड करेंगे हमारे डियर स्टूडेंट्स? सो यहाँ क्वेश्चन में तो मैंने इसको रेक्टिफाई कर दिया था, हमने इसको आई बना दिया था। चलो लेट्स कंटिन्यू। तो आप देख सकते हैं 0.003 आई स्क्वायर प्लस 0.075 आई डिवाइड बाय आई। तो क्या करेंगे आप? 0.0003 आई स्क्वायर डिवाइड बाय आई प्लस 0.075 आई डिवाइड बाय आई। आई आई गेट कैंसल, इधर से एक आई आ गया। क्या आएगा? 0.0003 आई प्लस 0.075। यह आ गया आपका ए पी सी। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, आई के जगह पे क्या डालोगे? आई के जगह पे आप डालोगे 1000। आई के प्लेस पे क्या डालोगे? 1000। तो आपका एपीसी क्या आ जाएगा? एपीसी इज 0.0003 आई। आई के प्लेस पे 1000, तो कितना आ जाएगा? 0.3 हो जाएगा। तो यू विल गेट 0.3 प्लस 0.075। तो एपीसी की वैल्यू आ गई 0.375। एक बार आपको एपीसी मिल गया तो इमीडिएट आपको एपीएस मिल जाएगा। दैट इज एपीसी प्लस एपीएस इज 1। 0.375 प्लस एपीएस इज 1। देयरफॉर व्हाट इज एपीएस? 1 माइनस 0.375। तो कैसे माइनस करोगे? वापस 0 पॉइंट लिखो। 3 में कितना ऐड करोगे कि 9 आएगा? 6। 7 में 2। और लास्ट डिजिट में क्या ऐड करोगे कि 10 होएगा? तो 5। 0.625। ये एपीएस आ गया। सो फाइनली माय डियर स्टूडेंट्स, आपको एपीएस मिल गया, आपको एपीसी मिल गया, आपको एमपीएस मिल गया, और आपको एमपीसी मिल गया। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इट इज 4 मार्क्स प्रॉब्लम, और ये 4 स्टेप्स पे मार्क्स मिलेंगे। होप दैट आपको ये सम बहुत अच्छे से समझा होगा। क्वेश्चन नंबर 9, दिस इज होमवर्क सम, डू प्रैक्टिस, और आप अपने सम के आंसर को चेक कर सकते हो। देखो यहाँ पे सबसे पहले एपीसी हमने निकाला। व्हाट इज एपीसी? दैट इज ईसी अपॉन एक्स, ये एक्स के टर्म्स में है। एपीसी आपको आ गया 0.123। फिर आप एपीएस निकालेंगे। तो व्हाट इज एपीसी प्लस एपीएस इज 1। तो वी गेट एपीएस is 1 minus APC. So you will get 1 minus 0.123 is equal to 0.1 में कितना ऐड करोगे कि 9 आएगा? 8। 2 में कितना ऐड करोगे कि 9 आएगा? 7। 3 में कितना ऐड करोगे कि 10 आए? 2 में कितना ऐड करोगे कि 9 आएगा माय डियर स्टूडेंट्स? दैट इज 7। और 3 में कितना ऐड करोगे कि 10 आएगा? That is 7. What is the correct answer? The correct answer is 0.877. That is APS. Is this clear?
नेक्स्ट एमपीसी, तो एमपीसी आपका होगा डेरिवेटिव, आपने डेरिवेटिव लिया और फिर एक्स की वैल्यू पे क्या डाला, एक्स की जगह पे आप 200 डालोगे, फाइनली आपको एमपीसी आ जाएगा 0.243 और एमपीएस आ जाएगा दैट इज 1 माइनस करोगे 0.757। तो फाइनली माय डियर स्टूडेंट्स एपीएस आ गया 0.877, एपीसी आ गया 0.123, एमपीसी आ गया 0.243 और एमपीएस आ गया 0.757। होप दैट आपको ये चीज अच्छे से समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। Now, a manufacturing company produces X items at a total cost of rupees this. What is this? This is the total cost. ठीक है? Their price is given as this. Find the value of X for which there are three parts. Revenue is increasing, profit is increasing, and elasticity of demand is 80. Let us start. Now, my dear students, let's see be the total cost. Total cost कितना दिया है 40 plus 2x, तो ये आपका हो गया total cost. Now, remember this formula. What is revenue? Revenue is price into demand. So, R equal to PX, where P is the price, X is the demand. What is price? Price तो आपको दिया है, that is 120 minus X. देखो प्राइस दिया है ना, 120 माइनस एक्स क्या है आपका, 120 माइनस एक्स प्राइस है, तो ये प्राइस की जगह पे क्या आ गया 120 माइनस एक्स। व्हाट इज डिमांड? डिमांड इज एक्स। तो व्हाट इज आर, ओपन द ब्रैकेट 120 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका रेवेन्यू आ गया। अब हमको क्या प्रूव करना है, रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग। रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग, अगर रेवेन्यू इंक्रीजिंग है उसका मतलब रेवेन्यू का डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो। रेवेन्यू इंक्रीजिंग का मतलब रेवेन्यू ग्रेटर देन जीरो नहीं, दिस इज रॉन्ग। रेवेन्यू का डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो। ओके, तो ध्यान में रखिए रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग मतलब डी आर बाई डी एक्स ग्रेटर देन जीरो। तो क्या किया, रेवेन्यू आ गया माय डियर स्टूडेंट्स, फिर हमने इसका डेरिवेटिव निकाला, एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा। वी गेट 120 माइनस 2x, 2 कॉमन ले लिया तो हमें मिल गया 2 टाइम्स 60 माइनस एक्स। रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग मतलब डेरिवेटिव ऑफ रेवेन्यू शुड बी ग्रेटर देन जीरो, तो 2 टाइम्स 60 माइनस एक्स ग्रेटर देन जीरो, टू इधर चला गया 60 माइनस एक्स ग्रेटर देन जीरो, 60 ग्रेटर देन एक्स, 60 ग्रेटर देन एक्स का मतलब क्या हुआ, एक्स लेस देन 60। तो फर्स्ट पार्ट इज ओवर। व्हाट इज द फर्स्ट पार्ट, रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग फॉर एक्स लेस देन 60। Okay. Now, what is the second part? Profit is increasing. Second part is profit is increasing. Now, what is profit? चलो, ये आपका कॉस्ट हो गया, वापस देखो ये कॉस्ट हो गया। What is profit? Profit is revenue minus cost. Revenue minus cost. तो ये आपका रेवेन्यू माइनस कॉस्ट हो गया। What is revenue? 120x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ये कॉस्ट हो गया। ब्रैकेट ओपन किया, आपका ये प्रॉफिट आ गया। तो प्रॉफिट को यहाँ पे पाई से दिखाया गया है। प्रॉफिट denoted by pi. So pi is equal to minus x square plus 118x minus 40x. This is the profit. Now my dear students, उसका डेरिवेटिव निकाला तो मिला माइनस 2x प्लस 118, तो 2 कॉमन लिया वी गेट माइनस एक्स प्लस 59। नाउ प्रॉफिट इज इंक्रीजिंग मतलब डेरिवेटिव ऑफ पाई शुड बी ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि पाई का मतलब प्रॉफिट, तो आपका ये जो डेरिवेटिव आया इसको ग्रेटर देन जीरो लिया, तो 2 टाइम्स माइनस एक्स प्लस 59 ग्रेटर देन जीरो, 2 अपॉन में गया माइनस एक्स प्लस 59 ग्रेटर देन जीरो, एक्स को ये साइड ले लो तो आ गया 59 ग्रेटर देन एक्स, मतलब एक्स इज लेस देन 59। तो प्रॉफिट इज इंक्रीजिंग व्हेन एक्स इज लेस देन 59। तो होप दैट आपको समझा होगा प्रॉफिट इज इंक्रीजिंग का सम कैसे किया। नाउ द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द लास्ट पार्ट। क्या लास्ट पार्ट है माय डियर स्टूडेंट्स, ध्यान से पढ़िए। रेवेन्यू इंक्रीजिंग खत्म, प्रॉफिट इंक्रीजिंग ओवर, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फाइंड करना है, प्राइस दिया है 80 रुपीज। चलो, नाउ व्हाट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, वी नो दैट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज माइनस पी अपॉन डी, बट यहाँ पे एक्स डिमांड जो है वो एक्स के टर्म्स में है, माइनस पी अपॉन डी इंटू डी डी, जहां डी बोल रहे हैं वहां एक्स लिखो, डी डी अपॉन डी पी। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया। तो आपको क्या करना है,
आपको सबसे पहले dx अपॉन dt कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे करोगे? आपको प्राइस दिया है 120 माइनस एक्स, तो x इधर ले लो, p उधर ले लो। तो व्हाट इज x? x इज 120 माइनस p। ओके, होप दैट समझा होगा। तो जैसे ही आपको x आ गया 120 माइनस p, हमने dx अपॉन dt निकाल दिया। अब आपको समझा dx बाई dt क्यों निकाला? 120 का डेरिवेटिव 0, p का डेरिवेटिव 1 हो गया क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू p है। dx बाई dt आ गया। उसके बाद इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड माइनस p अपॉन x dx बाई dt। नाउ माइनस p अपॉन x, व्हाट इज dx बाई dt? dx अपॉन dt अभी अभी हमने कैलकुलेट किया, दैट इज -1। तो यहाँ पे डाल दो माइनस p अपॉन व्हाट इज x? ये x है ना, ये 120 माइनस p, और ये आपका आया dx बाई dt, दैट इज -1। होप दैट आपको समझ गया होगा अभी कि सर कैसे किए। इज दिस क्लियर एवरीवन? चलो, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। यू विल गेट p अपॉन 120 माइनस p। ये आ गया आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नाउ व्हाट इज प्राइस? प्राइस इज रुपीज 80। तो आपको p की जगह पे क्या डालना है? p की जगह पे 80 डाल देना है। तो यू विल गेट 80 अपॉन 120 माइनस 80। तो प्राइस आ गया 2। सॉरी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आ गया 2। सो क्वेश्चन में पूछा था फाइंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड व्हेन प्राइस इज 2, प्राइस इज 80। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आ गया। सो दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सम्स माय डियर स्टूडेंट्स। इसमें रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग, तो आपको याद रखना था। फर्स्ट पार्ट में रेवेन्यू का फॉर्मूला था प्राइस इनटू डिमांड, ये सबसे मेन था। सेकंड कॉन्सेप्ट में प्रॉफिट पूछा था, तो प्रॉफिट था रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। और तीसरा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड था, जिसका फॉर्मूला था इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज माइनस पी अपॉन एक्स डी एक्स अपॉन डी पी। तो दिस थ्री फॉर्मूलाज आर द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इन दिस सम जो हमने यूज किया। नेक्स्ट सम, लास्ट सम, द टोटल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्स आर्टिकल इज दिस। फॉर एक्स फाइंड एक्स, हमें एक्स फाइंड करना है, for which average cost is increasing और second part is average cost is decreasing। Now my dear student, cost क्या है? 47x plus 300x square minus x raised to 4। Now average cost, that is C at A। आप C at A लिखिए या कुछ लोग AC लिखते हैं, दोनों राइट है। You can use any symbol, A at AC लिखो या C at A लिखो, दोनों राइट है। What is average cost? एवरेज कॉस्ट का एवरेज आया ना, वर्ड क्या आया? एवरेज। एवरेज कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट का मतलब आपको कॉस्ट को डिवाइड करना है। एवरेज कॉस्ट मतलब क्या? कॉस्ट को डिवाइड करना है किससे? तो देखो कॉस्ट कौन से टर्म में है? कॉस्ट एक्स के टर्म में है, तो आपको कॉस्ट को डिवाइड करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब आपको एक्स से डिवाइड करना है। तो व्हाट इज एवरेज कॉस्ट? एवरेज कॉस्ट इज कॉस्ट डिवाइड बाय नंबर ऑफ आर्टिकल्स, नंबर ऑफ आर्टिकल्स, दैट इज कॉस्ट डिवाइड बाय एक्स। तो ये आपका एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला हो गया सी अपॉन एक्स। व्हाट इज सी? 47x प्लस 300x स्क्वायर माइनस एक्स रेज टू 4 अपॉन एक्स। तो आप x कॉमन ले लो न्यूमरेटर में, यू विल गेट 47 प्लस 300x माइनस एक्स क्यूब अपॉन एक्स। एक्स एक्स गेट कैंसर, तो यू विल गेट एवरेज कॉस्ट इज 47 प्लस 300x माइनस एक्स क्यूब। तो ये आपका आ गया एवरेज कॉस्ट, आप देख सकते हैं ये एक्स एक्स गेट कैंसल, 47 प्लस 300x माइनस एक्स क्यूब, ये एवरेज कॉस्ट आ गया हमारे डियर स्टूडेंट्स। अब हमें क्या बोला है? इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, बट किसको इंक्रीज दिखाना है? एवरेज कॉस्ट। तो एवरेज कॉस्ट इज इंक्रीजिंग, उसका मतलब क्या होता है? एवरेज कॉस्ट इंक्रीजिंग मतलब ये जो एवरेज कॉस्ट है उसको इंक्रीजिंग दिखाना है, मतलब इसका डेरिवेटिव लिखना है। एवरेज कॉस्ट का क्या लेना है? डेरिवेटिव। और वो क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन, वो होना चाहिए आपका ग्रेटर देन 0। चलो, तो ये आपका एवरेज कॉस्ट है, उसका डेरिवेटिव ले रहे हैं हम लोग। तो 47 का डेरिवेटिव 0, एक्स का 1 होगा तो 300 इंटू 1 और एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर। ये एवरेज कॉस्ट का डेरिवेटिव हो गया।
यहाँ पे देखो, यहाँ से 3 कॉमन ले लिया, तो वी गेट 100 माइनस एक्स स्क्वायर। ना, जब इंक्रीजिंग बोला है, तो एवरेज कॉस्ट का जो भी डेरिवेटिव आया, इट शुड बी ग्रेटर देन जीरो, वो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। तो 3 टाइम्स 100 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो, 3 इधर अपॉन में आ जाएगा, you will get 100 minus x square greater than 0 by 3. So you will get 100 minus x square greater than 0. So you will get 100 is greater than x square. So x square is less than 100. ये मुंह किसकी तरफ है? 100 की तरफ में, वही किया। तो you will get x square is less than ब्रैकेट में प्लस माइनस 10 का स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर इज कैंसर। इज दिस क्लियर? तो आपको क्या मिला? आपको मिला, इसका मतलब होता है -10 लेस देन एक्स लेस देन 10। बट एक्स क्या है माय डियर स्टूडेंट? एक्स तो हमारा यूनिट है, क्वांटिटी है, और क्वांटिटी कभी निगेटिव नहीं होता। तो ये क्या हो गया? ये साइड का पार्ट हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट डिस्कार्ड, ये साइड का पार्ट क्या हो जाएगा? डिस्कार्ड। तो आंसर आ जाएगा एक्स इज लेस देन 10। तो फाइनली हमें पता चल गया कि एवरेज कॉस्ट क्या है? इंक्रीजिंग है व्हेन एक्स इज लेस देन 10, व्हेन एक्स इज लेस देन 10। और ये सम का सेकंड पार्ट है माय डियर स्टूडेंट्स। तो सम का सेकंड का पार्ट क्या? डिक्रीजिंग। तो आपका सॉल्यूशन यहां से लेके यहां तक तो कॉमन ही होगा। आप क्या करेंगे? एवरेज कॉस्ट एवरेज निकालेंगे, ये आपका एवरेज कॉस्ट आ गया। उसके बाद यहाँ पे आ जाएंगे, एवरेज कॉस्ट डिक्रीजिंग बोला है, सेम सम है, इंक्रीजिंग में ग्रेटर देन जीरो किया, डिक्रीजिंग में आप लेस देन जीरो करोगे, और लेस देन जीरो लेके सॉल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 100 आया। तो देयर इज अ ट्रिक, मैं चलो फॉर्मूला ही दे देता हूँ। व्हेन एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए स्क्वायर, तो आपका आंसर कैसा आता है माय डियर स्टूडेंट्स? आपका आंसर आता है -a ग्रेटर देन एक्स ग्रेटर देन ए। मतलब यहाँ से दो केस बनता है, पहला केस बनता है एक्स लेस देन -a, और दूसरा बनता है एक्स ग्रेटर देन ए। और जब भी ऐसा होगा एक्स स्क्वायर लेस देन ए स्क्वायर, तो आपका बनता है -a लेस देन एक्स लेस देन ए। तो ये अगर आपको याद रहेगा ट्रिक, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ? एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 10 स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा? एक्स लेस देन -10, एक्स ग्रेटर देन 10। तो लेस देन -10 हो ही नहीं सकता, तो ये वाला केस क्या हो जाएगा? डिस्कार्ड। तो एक्स इज ग्रेटर देन 10। तो आप देख सकते हैं, एवरेज कॉस्ट इज एवरेज कॉस्ट इज डिक्रीजिंग व्हेन एक्स इज लेस देन 10। तो माय डियर स्टूडेंट्स, होप दैट आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के मैंने मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कराए, होप दैट आपको ये सारे सम अच्छे से समझ में आए होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में माय डियर स्टूडेंट, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ऑफ डेरिवेटिव देखेंगे। और इसी तरह के आने वाले वीडियोस को लाइक करने के लिए शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आने वाले वीडियोस डेरिवेटिव के मोस्ट लाइकली क्वेश्चंस, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, देन इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन, उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट डिफरेंशियल इक्वेशन, देन मैथ्स 2 के चैप्टर्स, इन सारे चैप्टर्स पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के मैं वीडियो बनाऊंगा, जिससे आप देख के एटलीस्ट आप बोर्ड एग्जाम में उतने मार्क्स तो कंफर्म कर ही लोगे। बस आपको खुद से प्रॉमिस करना है कि जो भी वीडियो हम बना रहे हैं या जो भी वीडियो आप देख रहे हैं, आप उसे सीरियसली देखें और उसे प्रैक्टिस करें, और वो टाइप के सम्स की बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करें, जिससे एग्जाम में आप कॉन्फिडेंटली पेपर दे सकें। आप, मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को फॉरवर्ड करें, जिससे सारे बच्चों का भला हो। थैंक यू एवरीवन, बाय एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय एवरीवन।